हेलो साथी, ज्ञान घर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। साथी, आज हम लोग क्लास करने वाले हैं बायोलॉजी की, किसकी? आनुवंशिकी, हेरिडिटी की। ठीक है, हेरिडिटी मतलब विभिन्नताएं जो हम आसपास में देखते हैं कि किन्हीं का कान का ये लोब सटा हुआ है, हटा हुआ, किन्हीं का नाक खड़ा है, किन्हीं का बाल खड़ा है। मेरा बाल तो उड़ा हुआ है, मेरा बाल था, बाल ऐसा नहीं कि नहीं था लेकिन अभी नहीं है। अब क्या करें? बाल की यानी वक्त कब किसका हुआ है, हमेशा कोई ना कोई दगा कर ही जाता है। तो वही चीज मेरे साथ भी हुआ, बाल भी मेरे साथ बेवफाई कर गया। ठीक है, चलिए। वफा की थी उम्मीद लेकिन बेवफा निकला। हाँ, वफा की थी उम्मीद लेकिन बेवफा निकला। तो अब क्या कीजिएगा? जो है आप उसी में खुश रहिए, जितना है उसी में खुश रहिए। ठीक है, तो आपने यानी ये चीज मैंने आपको ये बताया कि विभिन्नताएं होती क्या है, हमारे आसपास में देखने को मिलता है। किन्हीं की नाक खड़ी है, किन्हीं की नाक चिपटी है, किन्हीं का कान लंबे है, किन्हीं का कान छोटा है, किन्हीं का बाल घुंघरेला है, किन्हीं का बाल स्ट्रेट है, किन्हीं के बाल जो है क्या है, बोलिए, काला है, किसी का जो है बाल ब्राउन है, कोई लंबा है, कोई नाटा है, कोई मोटा है। तो ये सारे के सारे जो वेरिएशंस है, यही सब बात के। मोटापा एक्चुअली में आनुवंशिकी में नहीं आते हैं। गोरे काले आनुवंशिकी का गुण हो सकता है, बाल का भूरा और काला होना ये आनुवंशिकी का गुण हो सकता है, लेकिन मोटापा ये आनुवंशिकी में नहीं आएगा दोस्त, इसको नहीं आप कंसिडर करोगे। आइए थोड़ा सा हम बात करें आनुवंशिकी के बारे में, ये है क्या, आखिर इनमें क्या क्या पढ़ना रहेगा। तो सबसे पहले हेरिडिटी किसकी दिमाग की उपज थी, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, आज विस्तार से पढ़ेंगे इस पे। आनुवंशिकी हेरिडिटी जो है ये दिमाग की उपज है किसका? ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल साहब की। देखिए, इनकी भी तपस्या का दाज देना पड़ेगा। आज हम लोग की स्थिति क्या है कि चट मांगनी पट बिया वाला काम समझते हैं कि अभी हो सब कुछ, आज ही हो जाए। नहीं, कोई चीज में अगर आपने समय को व्यतीत किया है, समय को स्पेंड किया है, तो परिणाम कारगर होना ही होना है और फल मिलेगा ही मिलेगा। इंस्टेंट जल्दबाजी में जो भी काम किया गया या जो भी निर्णय लिया गया, उसका परिणाम हमेशा गलत हुआ है। इसीलिए कोई चीज अब जब आपके सामने आए, उसे आप सोचिए, समझिए, परखिए, फिर उस पर निर्णय लीजिए। ठीक है साथी, चलिए। तो मेंडल साहब ने जब इस बात के आनुवंशिकी के बारे में बताया, लोगों से कहा, तो लोगों ने इनकी बातों को वैल्यू क्रेडिट दिया नहीं। इन्होंने ये बात बताई 1866 में, और इनकी बात को जो है साइंटिफिक वैल्यू मिलती है 1900 शताब्दी में। कब मिलती है? 1900 में। सोच के देखिए आप, है ना, सोच के देखिए। यानी 1900 शताब्दी कहना सही नहीं होगा, 19वीं शताब्दी कह लेते, है ना, 20वीं शताब्दी कह लेते। एक सीढ़ी चढ़ करके आगे बढ़ते। 18 में है तो 19वीं शताब्दी, 20 में है तो 20वीं शताब्दी। ये चल रही है क्या, बोलिए? 21वीं सदी ना? कौन सी सदी चल रही है? बिल्कुल आप सही हो। तो इन्होंने सबसे पहले आपसे अगर पूछ दिया जाए कि जो आनुवंशिकी जो शब्द इसके बारे में जो पढ़ना शुरू हुआ वो कब हुआ, ये होता है वर्ष 1866 में। और इनकी मान्यता मिलती कब है? मान्यता मिलती है 1900 में। कितने वर्ष बाद? 34 वर्ष बाद। सोचिए, इनके मृत्यु प्रांत के बाद इनको मान्यता मिलती है कि आनुवंशिकी भी कोई गुण होता है। और मेंडल साहब ने जो बातें कह के गए वो बिल्कुल सही कह के गए। ठीक है साथी, इसीलिए समय बीत जाने के बाद अगर आपने अच्छा काम किया है तो निश्चित ही आपको उसका फल देखने को मिलेगा साथी। ठीक है, चलिए। सबसे पहले बात आती है कि आखिर आनुवंशिकी में मेंडल साहब ने क्या क्या टर्म, कौन कौन से शब्द को प्रयोग किए। क्वेश्चन वहीं से आता है। तो उससे पहले कि थोड़ा सा इंटरव्यू, इसके ओवरव्यू थोड़ा जान लें, इंटरव्यू नहीं कहें, ओवरव्यू जान लेते हैं जो है मेंडल साहब के बारे में। अगर आपसे पूछा जाए कि मेंडल साहब कहाँ के रहने वाले थे, तो मेंडल साहब रहने वाले थे ऑस्ट्रिया के। कहाँ के रहने वाले थे? ऑस्ट्रिया, हॉलैंड में जगह है ऑस्ट्रिया। ये कौन थे? ये एक ईसाई थे। और ईसाई में जब मैरिज नहीं होता है किसी व्यक्ति का, जो मैरिज नहीं करते हैं, अनमैरिड जो मेल होते हैं, उन्हें फादर कहा जाता है, पादरी कहा जाता है।
तो ये एक पादरी थे। क्या थे? पादरी थे। ये बात याद रखिए। कहां के रहने वाले थे? ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। नॉट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया जगह। मेंडल साहब ने आनुवंशिकी में जो टर्म यूज किए, उस समय मेंडल साहब के माइंड में आखिर ये जो अंतर आ रहा है, वेरिएशन आ रहा है, एक्चुअली में वो कौन सा कारक है जिसके वजह से वेरिएशंस, विभिन्नताएं देखने को मिल रही है। तो ये एक्चुअली में है, इसका जो मेन वजह है वो जीन का है। जीन के कारण ही अंतर देखने को मिलते हैं। आए बात समझ में? लेकिन मेंडल साहब ने उस समय जीन टर्म को, जीन शब्द को यूज नहीं किए थे। उसी के तरह, यानी जीन के ही जगह उन्होंने फैक्टर शब्द यूज किया, कारक, कि कोई कारक है, कोई फैक्टर है जिसके कारण अंतर देखने को मिल रही है। कि कोई नो व्यक्ति लंबा है, तो इन्होंने व्यक्ति का तो चर्चा नहीं किया, इन्होंने पौधा पे किया। किस पे? पौधा पे अध्ययन किया, और पौधा था मटर। कौन था? मटर। सब पे आते हैं एक एक करके। इन्होंने शब्द जो यूज किया आनुवंशिकी बताते समय जो शब्द यूज किए, बताते समय शब्द जो यूज किए वो शब्द थे फैक्टर, कारक। ठीक है, कारक। यही फैक्टर बाद में चल करके जीन बना। जीन आपसे पूछा जाएगा कि फैक्टर का दूसरा नाम क्या है? वो जीन है। फैक्टर जो टर्म यूज किए मेंडल साहब ने, तो ये फैक्टर का क्रेडिट जाता है मेंडल साहब को। जीन का क्रेडिट किसको जाता है? तो बिल्कुल आप छोटे थे तो आपको मम्मी नहा करके पाउडर लगाती थी, उस पाउडर का नाम था जॉनसन पाउडर, जो आज के रूप में बैंड है लेकिन फिर भी चल रहे हैं। ठीक है, तो याद रखिए, तो इनको याद रखिएगा। क्या रखिएगा? जॉनसन साहब ने जीन को खोजा, जीन टर्म दिया। जीन क्या है? यही जीन वह कारक है जिसके कारण किसी व्यक्ति, किसी लैंगिक यानी सेक्सुअल जो प्रजनन करने वाले हैं, उसमें जो विभिन्नताएं देखने को मिल रही है, जो वेरिएशंस आ रहे हैं, वो उसका मेन कारक जीन ही है। ठीक है, चलिए दूसरा शब्द इन्होंने क्या यूज किया? दूसरा शब्द क्या? प्रभावी, डोमिनेंट। और एक थे, यानी तीसरा शब्द था रिसेसिव। क्या था? रिसेसिव, अप्रभावी, रिसेसिव। ठीक है, चलिए प्रभावी उसे कहते हैं, यानी डोमिनेंट, अपना लक्षण, अपना कैरेक्टर ही दिखना चाहिए सामने वालों में। मैं अगर बोल रहा हूं तो सिर्फ मेरी ही बात चलता रहे, इसी को कहा जाता है डोमिनेंट। आप प्रभावी कारक हैं। रिसेसिव, वो अप्रभावी, सिर्फ सुनेगा। पैरेलल, जैसे अगर कोई स्टेपनी जो होता है, यानी जो साथ चल रहा होता है, तो जिसके साथ जो चल रहा होता है उसे कोई नहीं जानता है। जो जिस व्यक्ति के साथ चल रहा होता है उस व्यक्ति को जान रहा होता है, लेकिन जो साथ में चल रहा होता है उसको नहीं जान रहा होता है। आई बात समझ में? तो वही है रिसेसिव। ये छिपे हुए लक्षण है, छिपे हुए गुण है, ये दिखता नहीं है। कभी कभी आप देखते होंगे जो खामोश व्यक्ति होता है, वो आप उसके अंदाजा नहीं लगाए, वो सबसे खतरनाक होता है। जो बोल जाएगा फेस पे, जो जुबान पे बोल जाएगा, वो उतने घातक नहीं होंगे। जो आपसे खामोश होकर के सुनता रहेगा, वो आपके लिए बहुत बड़े घातक हो सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इन तीन टर्मों को आप याद रखिए। डोमिनेंट कहते किसको है? अपना लक्षण दिखना, यानी जो दिखता है वही बिकता है। दिखने वाले को डोमिनेंट कहते हैं, प्रभावी कहते हैं। जो नहीं दिखता है लेकिन वो भी काम करता है लेकिन दिखता नहीं है, वो हमारा रिसेसिव हो गया। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, नहीं समझ में आया तो समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि एक कपल है, तो उसके मान लेते हैं कि वाइफ जो है थोड़ी लॉन्ग है, लंबी है, और हस्बैंड शॉर्ट है, थोड़ा यानी ड्वार्फ है, नाटा है। अब उनके जो फ्यूजन से, उनके रिप्रोडक्शन से जो बेबी आए, प्रजनन से जो बच्चे आए, वो बच्चा समझिए कि हो गया लंबा। क्या हो गया? लंबा हुआ। तो क्या कहेगा लोग, क्या कहेगा? आप देख के क्या कहोगे? कि इन्होंने मम्मी के हाइट को कॉपी किया है, यानी पापा की हाइट को कॉपी नहीं किया। इसका मतलब पापा वाला जो लक्षण उसमें गया वो छिप गया, मम्मी वाला जो लक्षण गया वो दिख गया।
तो मम्मी का कैरेक्टर हो गया डोमिनेंट, पापा की कैरेक्टर हो गया रिसेसिव। दोनों एक ही साथ काम करता है, दोनों एक ही साथ काम करता है, डोमिनेंट भी और रिसेसिव भी। डोमिनेंट जो दिखता रहे, रिसेसिव जो छिपा रहे। ठीक है, क्लियर यहां तक? तो ये तीन शब्द जो थे, एक फैक्टर, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव, मतलब कारक, प्रभावी और अप्रभावी, इन्होंने आनुवंशिकी को समझाते समय ग्रेगर मेंडल साहब ने ये टर्म यूज किया और ये यूज करके बताया सबसे पहले, और क्रेडिट मिलने के बाद इन्हें आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए फादर ऑफ हेरिडिटी कौन है, तो आप याद रखिएगा फादर ऑफ हेरिडिटी ग्रेगर जॉर्ज मेंडल साहब को भी कहा जाता है कि फादर ऑफ हेरिडिटी, आनुवंशिकी का जनक। ठीक है, चलिए अब आता है बात कि आखिर डोमिनेंट हम समझ लिए। ठीक है, चलिए टर्म एक एक करके समझ लेते हैं। फैक्टर, जिसके कारण विभिन्नताएं उत्पन्न हुई है, विभिन्नताएं उत्पन्न हुई। डोमिनेंट, प्रभावी, जो लक्षण दिख रहा है भौतिक रूप से, जो लक्षण भौतिक रूप से दिख रहा है, रिसेसिव, अप्रभावी, जो लक्षण छिपे हैं, है ना। ये क्या कह सकते हैं, इसको खानदानी के रूप में कह सकते हैं। चलिए यहां तक तो क्लियर हुआ। आपसे पूछा जाएगा कि आखिर मटर को ग्रेगर मेंडल साहब ने ही सिलेक्ट क्यों किया। तो सबसे पहले बात याद रखिए कि आनुवंशिकी में वेरिएशन दिखना जरूरी था। इनके सामने एक माइंड में यह आया कि आखिर मटर में तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, लैंगिक जनन होता है, और जब लैंगिक जनन होगा, कॉपुलेशन होगा, फ्यूजन होगा, तो उसमें विभिन्नताएं देखने को मिलेंगे। तो और उसकी ड्यूरेशन भी क्या है, कम है। तो सबसे पहले याद रखिए कि आखिर आपसे पूछ दिया जाए कि ग्रेगर मेंडल साहब ने मटर को ही क्यों चुना गया, मटर क्यों। पहला कारण लिखिएगा, रीजन, कि इसके अवधि क्या थे, समय अवधि कम था। दूसरा कि इसमें जो प्रजनन की प्रक्रियाएं थी वो लैंगिक थी, सेक्सुअल था, और सेक्सुअल में ही वेरिएशंस होते हैं। असेक्सुअल, अलैंगिक में जो होता है वो बिल्कुल बेटा जो होता है या बेटी पापा के ही तरह होते हैं, एक ही बॉडी से टूट करके दूसरा बनता है, उसी को हम लोग कहते थे क्या, बोलिए, असेक्सुअल। उसमें मेल और फीमेल की जरूरत नहीं थी, लेकिन सेक्सुअल में मेल और फीमेल दोनों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलिए, इसीलिए इसका नाम है पड़ता कॉपुलेशन। क्या पड़ता है, कॉपुलेशन, कपल का मिलना, डेट इज कॉल्ड कॉपुलेशन। ठीक है, चलो, अवधि कम है। दूसरा ये लैंगिक जनन है, लैंगिक जनन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। और इसमें गुणसूत्र पाए गए, क्रोमोसोम पाए गए, गुणसूत्र। कितने गुणसूत्र पाए गए, 14। जोड़ी में बात किया जाता 7 जोड़ी। ठीक है, चलिए, इन 3 बातों को माइंड में रखते हुए मेंडल साहब ने सिलेक्ट किया मटर को। आपसे पूछा जाए क्या मटर का बोटेनिकल नेम भी है क्या साथी? हां है। मटर का बोटेनिकल नेम जो है, मटर एक पौधा है और पौधा के बारे में अध्ययन बोटनी कहलाता है, और इसका नाम जो आएगा बोटेनिकल नेम आएगा। तो आप मटर को इंग्लिश में कहते हो पी, क्या कहते हो, पी। इसका जो बोटेनिकल नेम है, बोटोनिकल नेम पीसम सेटिवम, पीसम सेटिवम, ये याद रखिए, सब क्वेश्चन बनता है, पीसम सेटिवम। ठीक है, चलिए, अब आपके माइंड में आएगा, पूछेगा कि मेंडल साहब ने मटर प्लांट्स को सिलेक्ट कर लिया, बहुत अच्छा, आखिर उसके कितने लक्षणों पे अध्ययन हुआ है, कितने गुणसूत्र,
7 जोड़ी गुणसूत्र, तो 7 लक्षण पे अध्ययन हुआ है। तो आप याद रखें थोड़ा सा, यानी मेंडल साहब ने मटर के पौधे पे 7 कैरेक्टर्स को स्टडी किया, 7 कैरेक्टर्स के बारे में बताया, है ना। मटर पौधे पर 7 लक्षण का अध्ययन किया, 7 लक्षण का कैरेक्टर्स। आपसे पूछा जाएगा कि क्या क्या, कौन सा। तो सबसे पहले तो आप ले लीजिए कि मटर, कुछ पौधे लंबे थे, कुछ पौधे नाटे थे। तो एक था लंबाई, दूसरा था, आपने देखोगे मटर, तो एक मटर का साइज जो होता है आकार, बड़ा गोल आकार होता है और कोई चिपटा भी होता है। तो दूसरा लक्षण था इसका आकार। तीसरा, मटर जहां पे होते हैं और उसके जो छिलका कवर होता है उसको हम लोग पॉड कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉड कहते हैं। और हिंदी में अगर बात की जाए तो बीज पत्र, बीज पत्र। तो बीज पत्र का आकार छोटा है, लंबा है। और बीज पत्र का रंग, बीज पत्र का रंग। चौथा, पांचवा था फूल, फूल का रंग। छठा था फूल कहां पे स्थित है, फूल कहां पे स्थित है, फूल का स्थिति। और लास्ट जो कैरेक्टर था वो आप लिख लेंगे, पॉड का, बीज पत्र का रंग तो हो गया, आकार हो गया। मटर जो दाना था, बीज, बीज का रंग और बीज के आकार, तो बीज रंग लिख लीजिए, बीज का रंग, आकार यहां हो गया, बीज का रंग। ये 7 लक्षण थे जो मेंडल साहब ने अध्ययन किया मटर पे, और यही कैरेक्टर्स को बताया। और यही में कुछ आते हैं क्या, जो मेंडल साहब ने क्रॉस कराए। क्या कराए? क्रॉस कराए। एक बार क्या किए कि एक जो है, जो पौधा था जो गोल शेप का था और एक छोटा वाला था, तो जो गोल था उसमें जो अपना होगा गुणसूत्र होगा, जो छोटा है उसमें भी गुणसूत्र होगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि गुणसूत्र है क्या और ये कहां पाए जाते हैं। तो गुणसूत्र जो है यही कारक है विभिन्नता कराने में, यही कॉपी होता है पेरेंट्स से, माता पिता से बच्चों में। गुणसूत्रों को आप क्रोमोसोम कहते हो। क्या कहते हो? क्रोमोसोम। ठीक है, गुणसूत्रों को क्या कहते हो आप? क्रोमोसोम कहते हो, राइट। ये पाया कहां जाता है? तो ये मान लीजिए सेल है, सेल के अंदर है न्यूक्लियस, नाभिक, केंद्रक। ठीक है, इसी में धागा नुमा कुछ स्ट्रक्चर्स होता है, धागा लाइक। जब तक धागा रहता, धागा नुमा रहता है, तो इसे क्रोमैटिन कहा जाता है, क्रोमैटिन। और जब धागा से जेली लाइक सब्सटेंस थक्का बन जाता है तो इसे क्रोमैटिन कहते हैं। यानी थक्का जब हो जाता ही तो इसे क्रोमोसोम कहते हैं। क्रोमैटिन कन्वर्ट होता है क्रोमोसोम में, और यही कॉपी होता है जब क्रॉसिंग होता है। तो आखिर इसके कॉपी होने से क्या हो जाएगा? तो एक्चुअली में जो क्रोमैटिन होता है ये होता है डीएनए के अंदर। कहां होता है? डीएनए के अंदर। ठीक है, क्रोमैटिन होता है डीएनए के अंदर। आई बात समझ में? जब कॉपी होगा डीएनए, तो डीएनए के ही अंदर क्या पाया गया? जीन पाया गया। यही जीन जो है जिम्मेदार है, जब डीएनए कॉपी हुई तो उसमें जीन में एग्जैक्ट कॉपी नहीं हुआ। अगर एग्जैक्ट कॉपी हो जाए तो बिल्कुल माता पिता के ही तरह संतान होंगे। एग्जैक्ट कॉपी नहीं होने के कारण साथी ये अंतर देखने को मिला। ठीक, अब यहां पे 2 शब्द आए हमारे पास, डीएनए और जीन। जीन को ही कहा गया हेरिडिटी का यूनिट। क्या कहा गया? आनुवंशिकी की इकाई। अगर आपसे पूछा जाए कि एक आनुवंशिकी का इकाई कौन है, तो आनुवंशिकी का जो इकाई है, आनुवंशिकी का इकाई वो जीन ही है, जीन है। ठीक है, डीएनए आपसे पूछ देगा कभी कभी डीएनए का खोज किसने किया, तो आप बता दीजिएगा वाटसन। ठीक है, और डीएनए का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर कहलाता है। क्या कहलाता है?
डबल हेलिकल संरचना स्ट्रक्चर, इसे कहा जाता है जो डबल यानी डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर कह लीजिए या डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, ये देने वाला वैज्ञानिक का नाम था वाटसन एंड क्रिक। वाटसन एंड क्रिक ये नाम थे। ठीक है, चलिए डीएनए के बारे में दिलचस्प बात थोड़ा सा ये याद रखिए कि इसके पास जो पाया जाता है 4 प्रकार के नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं। यहां भी क्वेश्चन पूछता है नाइट्रोजनस बेस 4 प्रकार के कौन कौन? एक का नाम है एडेनिन, एडेनिन व्हाट्सएप वाला ही लिख दिए एडेनिन। दूसरा है गुआनिन, तीसरा है थायमीन, चौथा है साइटोसिन, साइटोसिन। ठीक है, आरएनए की बात किया जाएगा तो आरएनए में थायमीन नहीं होता है, थायमीन की जगह यूरासिल होता है। क्या होता है? यूरासिल होता है। कभी कभी देता है एडेनिन डबल बॉन्ड थायमीन और गुआनिन को ट्रिपल बॉन्ड साइटिन से। ये पूछ देता है कि आखिर एडेनिन थायमीन से जो जुड़े हुए हैं ये क्या है? इसमें ये दो है, दो ये हाइड्रोजन है। क्या है? ये 2 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। ये सारे के सारे क्वेश्चन है। एडेनिन गुआनिन जो है 2 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। यहां 3 को तो 3 हाइड्रोजन से जुड़ा होगा। गुआनिन साइटोसिन ये 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। ये रख लीजिए मान में। एडेनिन को और थायमीन को कहा जाता है क्या? पिरामिडीन बेस। क्या कहा जाता है? पिरामिडीन। ये भी क्वेश्चन आपका बनेगा। एडेनिन और थायमीन को कहा जाता है पिरामिडीन। क्या कहा जाता है? पिरामिडीन। गुआनिन और साइटोसिन को कहा जाता है, बोलिए, प्यूरिन। क्या कहा जाता है? पायरीन या प्यूरिन कह लीजिए, पायरीन। ये सब क्वेश्चन है आपका। ठीक है, जितना मैं बोल रहा हूं सारे के सारे क्वेश्चन है। ये जो बोलेगा कि जो लाइन है ये किसका अटैचमेंट होता है तो कहिएगा फॉस्फोडाइस्टर का। किसका? फॉस्फोरस का लाइन होता है। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है। ये जो बॉन्ड है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर हुआ। जो बन सकता था क्वेश्चन में आपको बता दिया। जीन के बारे में और क्या खोजेगा? पूछेगा कि इसकी खोज किसने की, तो मैंने आपको बताया खोज जॉनसन साहब ने की। यानी हम लोग यानी पुरुष की बात करिएगा तो कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़ी 46 गुणसूत्र होते हैं। उसमें जितने जीन हैं यानी एक गुणसूत्र में जो क्रोमो जितने जीन पाए गए वो जीन कहलाएंगे, और 23 जोड़ी में जितने जीन पाए गए वो सारे जीन को मिलाकर के कहा गया 1 जीनोम। कहा गया 1 जीनोम। तो यानी आपको जीन तो समझ गए, आनुवंशिक इकाई है। गुणसूत्र के अंदर जितने यानी 23 जोड़ी गुणसूत्र है उसमें जितने भी जीन हैं उसको 1 जीनोम कहा जाता। उसको 1 जीनोम कहा जाता। 1 जीनोम कहा जाता है। ठीक है साथी, चलिए यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? 1 जीनोम क्या है? यानी 23 जोड़ी गुणसूत्र के अंदर जो जीन पाए गए उसे हम लोग जीनोम कहते हैं। आइए बात हम लोग आगे करेंगे कि आखिर मेंडल साहब यानी डीएनए की बात आई तो मैंने यहां बता दिया, जीन की बात आई तो मैंने यहां बता दिया। थोड़ा एक क्वेश्चन डीएनए से भी और बनेगा मेंडल साहब से पहले हम थोड़ा बता दें। डीएनए टूट करके बनता है एमआरएनए, और एमआरएनए टूट करके बनाता है प्रोटीन। क्या बनाता है? या इसको कह लीजिए राइबोसोम। राइबोसोम से बना है प्रोटीन, ऐसे लिखना सही रहेगा। राइबोसोम से बना है प्रोटीन। डीएनए से एमआरएनए का बनना, डीएनए के टूट करके एमआरएनए का बनना, यह कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन। और एमआरएनए से राइबोसोम का बनना यह कहलाता है ट्रांसलेशनल। ट्रांसलेशनल रूपांतरण, स्थानांतरण। ठीक है, क्लियर? डीएनए से डायरेक्ट प्रोटीन का बनना भी क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन ही कहलाता है। ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, चलिए
इसको थोड़ा सा माइंड में रखिए। उसके बाद हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, मेंडल साहब के बारे में। अकल संक्रमण जो क्या किया गया, मोनोहाइब्रिड, एकल संक्रमण, डायहाइब्रिड, द्विसंक्रमण, तो इन सभी पे क्रॉस की बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहाँ तक डीएनए से थोड़ा सा संबंधित माइंड में रखिए। कबो कबो पिराडीन और प्यूरिन के पूछ देता है कि कितने डीएनए में जो है पिराडीन है, कितने प्यूरिन है, तो 2 पिराडीन है। डीएनए में 4 प्रकार के नाइट्रोजनस बेस है, 4 नाइट्रोजनस बेस, ठीक है, 4 नाइट्रोजनस बेस, 2 पिरिडीन है और 2 प्यूरिन है, 2 प्यूरिन है, ठीक है। पिरिडीन कौन कौन है, एडिनिन और थायमिन, थायमिन। प्यूरिन कौन कौन है, गुआनिन, गुआनिन और साइटोसिन, साइटोसिन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मेंडल साहब के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, क्रॉस करेंगे और इवोल्यूशन कितने साइंटिस्ट कैसे कैसे क्या हुआ नहीं हुआ, नेक्स्ट क्लास हम लोग करेंगे। यहाँ की तक की क्लास का लीजिए एंजॉय। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद साथी।